तो अभी जैसे हम लोग पूरे फार्म पे विजिट कर रहे थे और हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे मार्केट में घूमते हुए कि क्या विकास जी के फार्म पे बिजनेस के तरीके से किया जा सकता है। बट इन द मीन टाइम हमारे पास सबसे साइलेंट जो हमारे सर थे वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, और उनका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एनीवेज फार्म को एक कमर्शियल तरीके से चलाना है तो इसके फार्म का जो प्रोड्यूस है वो हाई वैल्यू क्रॉप होना चाहिए, और हाई वैल्यू क्रॉप भी ऐसा जो कि मार्केट में जो चलता रहे, जिसकी रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में 12 महीने में से 8 महीने तो डिमांड रहे। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो पर किलो वाइज हमको अगर प्राइस ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से इनके फार्म को देखते हुए सर का क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशन था और कैसे इनको क्या क्या स्ट्रैटेजिक तरीके से मार्केटिंग भी करनी चाहिए, ये सर थोड़ा सा बताएंगे। नमस्ते, मैं कृषि भूषण मुरलीधर गुंजाल महाराष्ट्र से हूँ। हम लोग विवेक जी और मैं 4 दिन से यहाँ पर विकास जी के फार्म पर आए हैं, और फार्म 50 एकड़ का फार्म है, बहुत बढ़िया फार्म है और उपजाऊ फार्म है, और उनके दिमाग में जो आइडिया है वो बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन वो आइडिया सब एक साथ ग्रो मत करिए, छोटे छोटे तौर पर जाके आगे चल के एक बाजू में पैसा लगाए, दूसरे बाजू से आए, ऐसा करना चाहिए। सब एक साथ करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा मुझे पॉसिबल लगता है। लेकिन 100% यहाँ टूरिज्म चलेगा, ये मुझे लगता ही लगता है। सर, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सारे लोग भिंडी लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, या जो यहाँ की सीजनी सब्जी है जो इजीली आ जाती है, यहाँ पर कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, जैसा मौसम है वैसी सब्जी लगा लिया, जो यहाँ उपलब्ध हो गया वो लगा लिया। तो हम ऐसा क्या यूनिक करें, यहाँ पर क्या अलग करें जो हमारे काम भी आए, हमारे फार्म टूरिज्म में भी थोड़ा यूनिक हो, और उस सब्जियों को, उस वेजिटेबल्स को हम अपने जो और भी रिसोर्ट हैं यहाँ पर उनको दे सकें। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो हम उसको अपने अच्छे तरीके से लगा के हम यूनिक कर सकें, तब तो लोग हमारे यहाँ पर आएंगे कि हाँ, इनके फार्म पर जाते हैं, ये वेजिटेबल थोड़ा हटके है, उस वेजिटेबल को हम अपने डिश बनाने में काम लें, यार यहाँ पर ये डिश हटके मिलती है। तो ऐसा हम और क्या हटके कर सकते हैं? ये जो वेजिटेबल है जहाँ आपके जो विलेज में बनती है, टमाटर हो, भिंडी हो, गवार हो, उससे अलग हटके या एग्जोटिक वेजिटेबल दिखने में भी अच्छी और खाने में भी अच्छी, जो कलरफुल, जो अभी हम सब माहौल देख रहे हैं, सब ग्रीन देख रहे हैं, तो उसमें लाल पीला ये सब आएगा, वो दिखने में अच्छा रहेगा। हाँ, इतना टूरिज्म आते हैं, विदेशी टूरिज्म आते हैं, वो खाने वाली सब्जी हमारा विलेज की सब्जी नहीं खाएंगे, वही खाएंगे, मुझे एग्जोटिक वेजिटेबल विदेशी सब्जियाँ खाएंगे। इसके लिए जो डिमांड है, अब यहाँ सब्जी आती होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन वो दिल्ली से, बाहर से, हाँ बाहर से ये सब्जी आती होंगी, लेकिन बाहर से आती होंगी। इसके लिए प्रोडक्शन करने वाला कोई नहीं, इसके लिए आपको चांस बहुत है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सर, इनके खेत को देखते हुए सर, जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की डिमांड तो हो सकती है कि काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स है, होटल्स भी है, जैसे ताज होटल हो गए, ओबेरा, जो भी बड़े बड़े रिजॉर्ट है जो बड़े हाई एंड कस्टमर्स को लेके आते हैं। अब ये हाई एंड कस्टमर्स को, जैसे आपने बता रहे थे ना सर कि डिमांड कितनी है उनकी कंजम्पशन की, तभी तो जैसे उनके अकॉर्डिंगली सीड हम लोग उतना ग्राम सीड लेंगे, उतना किलो सीड लेंगे, तो उसका क्या कहानी? पहली बात ये है कि जिससे पहले है ना, थोड़ा सर्वे करना चाहिए, या यहाँ के जो सेप है उनसे बात करके कौन सा वेजिटेबल यहाँ चलता है, मतलब उनकी मांग, डिमांड क्या होती है, और वो कितना लगता है, 12 महीना कितना लगता है। ये तो ब्रोकोली, रेड कैबेज, ये तो लगता ही लगता है, आइसबर्ग लेट्यूस, ये तो लगता ही लगता है। इसके सिवा चेरी टमाटर, पार्सले, रोजमेरी, जो हर्ब्स आते हैं, रोजमेरी, थाइम, ऑरेगेनो, इनकी डिमांड है क्या? लीक, सेलरी, लोलो रोजा, ग्रीन लोलो रोजा, रेड लोलो रोजा, इनकी डिमांड है क्या? हाँ, सैलड में, ये सब सैलड में यूज होता है, और इनकी डिमांड अगर है प्लेट बना के, उसके अंदर हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके अंदर हम रेड येलो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, और हमारे लिए जो रेगुलर वेजिटेबल यहाँ लगेंगे वो भी हम ले सकते हैं बाजू में, इसको भी देंगे और बाहर भी बेचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जितना भी फार्म का प्रोडक्शन है वो इंटरनल कंजम्पशन पे भी यूज होगा, और इसके साथ साथ दूसरे जो होटल्स है उसको भी हम लोग सप्लाई देने के हिसाब से प्रोडक्शन साइकिल का कैलकुलेशन बनाते हुए, क्योंकि बिना रिवर्स कैलकुलेशन किए हुए आपको नहीं पता कि कितने ग्राम सीड चाहिए, कितने ग्राम सीड से कितना किलो प्रोडक्शन आएगा, और कितना किलो का प्रोडक्शन से कितना वेस्ट जाएगा, और कितना एक्चुअली जो काउंटर टॉप में हमारे जो होटल के कस्टमर तक जाएगा। ये
बाय द वे, अगर आप भी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग से जुड़ी हुई इन प्रोडक्शन की बारीकियों को अगर प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल में, तो जरूर आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी कॉल करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और वो हमको साइकिल जारी रखना पड़ेगा। 2 महीना लगाया, 2 महीने बाद बंद किया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कस्टमर आता है उसको 12 महीना चाहिए, तो इसके साइकिल के लिए हमको शेड नेट तो बनाना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने ये वाले क्षेत्र पे पीछे यहाँ पर हमने मक्का लगाया था भुट्टा, तो वो क्या वहाँ पर पानी रुकता है, भरता है, तो हमको भी नॉलेज नहीं था, हमने बस उस पर मक्का लगा दिया लगभग 10 एकड़ पे। तो मक्का इतना करीब हुआ, छोटे छोटे उसमें निकलना चालू हुए, लेकिन फिर उस पर ग्रोथ कुछ नहीं हुई। तो फिर हमें पता चला कि हमने गलत जगह पे लगाया था। अगर उसकी जगह हमें इस बर्रे पे लगाते जहाँ पानी पूरा ढलान है, पानी निकल जाता है, मिट्टी पकड़ के नहीं रखती पानी, तो यहाँ पर मक्का अच्छा हो जाता। तो ऐसी मिट्टी हमारे क्या बड़ा 50-55 एकड़ का खेत है, तो इसमें अलग अलग जगह पे हाँ ये पूरा एक प्रकार से एक गांव ही है पूरा। तो यहाँ मिट्टी कुछ और है, वहाँ मिट्टी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो वो पिछले बार वही हो गया था, हमने गलत जगह लगा दिया था, तो हमको पूरा 10 एकड़ में पूरा लॉस हो गया था। इसका मतलब फेज बाय फेज कैटेगराइज करने में मदद करना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा पानी रुकता है, कहाँ पे कम पानी रुकता है, कहाँ पे बंजर जमीन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसी के हिसाब से एक्टिविटी जोन या फिर जो एरिया भी डिसाइड किया जाएगा, है ना सर। और थोड़ा सा वेदर का भी हम लोग को पूरा आइडिया नहीं है अभी यहाँ का। जी जी जी। और वो हिसाब से हमको शेड नेट करना पड़ेगा और ओपन फील्ड में लेना है। तो अभी हम महाराष्ट्र में तो ओपन फील्ड में ले रहे, लेकिन ओपन फील्ड में लेना है तो जमीन थोड़ा ऊंचाई करना पड़ेगा, मिट्टी डाल के, हाँ पानी निकल जाए, थोड़ा सा नीचे कच्चा डाल के ऊपर मिट्टी डालने का, जो पानी निकल जाएगा आपसे, ऐसा करना पड़ेगा। आपके ये इस 50 एकड़ के लैंड पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सॉइल क्वालिटी है, कौन से एरिया में किस टाइप की मिट्टी है। कोई मिट्टी जो पानी पकड़ती है, कुछ मिट्टी पानी छोड़ दे, और कुछ मिट्टी में कुछ है ही नहीं, समझ रहे। तो जो अनप्रोडक्टिव मिट्टी है वो किस जोन में है, तो ये थोड़ा सा आपको फिगर आउट करके हमें बताना पड़ेगा, सो दैट उसी के जोन के अकॉर्डिंगली आपको फ्यूचर हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं। सॉइल टेस्ट जो बोलते हैं वो सॉइल टेस्ट अलग है। सॉइल टेस्ट क्या करती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो सारे जोन से कलेक्ट करती है और फिर बता देती है क्या है आप क्या है, वो नहीं आपको। बाय द वे, इस केस स्टडी के बारे में सॉइल टेस्ट को लेके क्या भ्रांतियां हैं, क्या स्ट्रैटेजिक चीजें हैं जो लोग गलतियां कर बैठते हैं, इवन फैक्ट पीएचडी होल्डर्स जो कि यूनिवर्सिटी से भी होते हैं वो भी ये कॉमन गलतियां कर डालते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको बताना तो चाहते हैं, बट समय की कमी की वजह से हम लोग ये सारी चीजें आपको उतना खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी पानी है, सीरियस और कमिटेड लेवल वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, यस आपको ये बता रहे हैं। अगर आप फार्मिंग के एडवांस लेवल के स्ट्रैटेजी को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, बेबी स्टेप बाय स्टेप फेज में सीखना चाहते हैं, फेज बाय फेज सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे इस जो वीडियो को देख रहे हैं, लैंड को समझिए अपना। सबसे पहले क्या विकास जी जो पहला गलती करने वाले थे, कौन सा कर रहे थे कि पहले जोन की जो रोड से लगे हुए जो एरिया है उसको जोन 1, उसके पीछे उसको जोन 2 और उसके पीछे जो है जोन 3, ऐसा करने का सोच रहे थे। पर टेक्निकली अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मिट्टी पानी ज़्यादा पकड़ती है, कुछ मिट्टी पानी कम पकड़ती है, जो वेजिटेबल प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और कुछ मिट्टी जो होती है वो एकदम बंजर होती है। ठीक है, तो हमने बोला हर एक चीज़ तो हापोजिटली, कोई मिट्टी वाली जो ज़मीन है कोई इधर है कोई उधर है, तो उसको एक सेक्शन के हिसाब से, थंब रूल के हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते। अब मिट्टी की क्वालिटी पहले डिसाइड करते हैं कि भाई अगर ये जो चिपचिपी मिट्टी है जो पानी ज़्यादा पकड़ती है, तो वो हमारे खेत में 50 एकड़ का भी अगर बड़ा खेत हो तो उसमें कहाँ कहाँ है वो, ठीक है, तो उसको हम जोन 1 के नाम से दे देंगे। और हो सकता है खेत में हमारे 3 अलग दिशा पे जोन 1, एक ही प्रकार की मिट्टी अगर 4 जगह है, तो हम उसको जोन 1 ही बोलेंगे, अलग अलग जगह। और उसी तरीके से जोन 2 जो कि सब्जियों को उगाने के लिए बहुत अच्छी है, कम पानी पकड़ती है, उपजाऊ है बट कम पानी पकड़ती है, तो वो जोन 2 हो गया। तो अब जोन 2 वाली मिट्टी वाली जगह वो हमारे खेत में कहाँ कहाँ मिलेगी उसको मैप आउट कर दिया हमने। और फिर आखिरी में जो बंजर ज़मीन है जो हमारे कोई काम की नहीं है, जो कि जोन 3 में आ गया, तो जोन 3 में हम क्या एग्रो टूरिज्म के हिसाब से एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उस ज़मीन का, अंडर यूटिलाइज ज़मीन का मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे की जा सकती है, तो इसको भी फिगर आउट करना एक प्रोफेशनल इंसाइट की निशानी है।
तो इस तरीके से हम लोग अपना जो एग्रो टूरिज्म के हिसाब से कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है उसको बारीकी से हम लोग देखते हैं। थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल, ये जो फंडा है इसको लेके हमारे को फार्म पे चलना पड़ेगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने लैंड पे फार्मिंग का एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट डालना तो चाहते हैं, बट उनको सही तरीके का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।